अस्सलाम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा दोस्तों, तो मुझे ना बहुत से बच्चे मतलब कि मैसेजेस कर रहे थे कि सर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करें, कौन सा सिलेबस होता है, किस तरह से कौन से एरियाज़ को हम मतलब कि टच करें। तो उसके लिए मैंने ना ये एक सोचा कि वीडियो आपसे शेयर कर दूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसमें मैंने ये भी लिखा है कि अगर कोई बच्चा मतलब कि वन पेपर की भी तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि वन पेपर भी 16-17 ग्रेड की जॉब होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा वन पेपर की भी तैयारी कर रहा है तो वन पेपर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी की जो टेस्ट्स होती हैं उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से मतलब कि तैयारी करनी है, मतलब कि प्रिपरेशन आपकी किस तरह से होनी चाहिए। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश हर टेस्ट में इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश में आपने कौन से एरियाज़ को टच करना है। सबसे पहले इंग्लिश का बड़ा मसला होता है प्रेपोजिशन, आपने लाजमी पढ़ना है अच्छे तरह से। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर करेक्शन आती है, जैसे नाउन से आ जाती है, कभी प्रोनाउन से आ जाती है, कभी एडवर्ब से आ जाती है, एडजेक्टिव से आ जाती है, तो इनको आपने लाजमी पढ़ना होता है। एरर करेक्शन के और भी मतलब कि टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो उनको भी आपने मतलब एरर करेक्शन अलग से आपने मतलब कि अच्छे अच्छे तरीके से आपने इनके रूल्स को पढ़ना होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, पंक्चुएशन, वोकेबलरी, ठीक है। वोकेबलरी आपको अगर डान न्यूज़ की मिल जाती है तो डान न्यूज़ की बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके सिनोनिम एंटोनिम आप देखते जाएं, और जीआरई की भी। ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब ये तो मतलब कि वन पेपर के लिए होते हैं, बाकी टेस्ट में रेयर आते हैं ईडियम्स, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके वन पेपर में आते हैं। इंग्लिश पैराग्राफ और शार्ट ऐसे ये आपके वन पेपर में आते हैं जब आप स्क्रीनिंग पास कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको मरहला फेस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो वन पेपर के अलावा वाले बंदे हैं वो प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, वोकेबलरी, इन सारी चीज़ों को लाजमी प्रिपेयर करेंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो दूसरा मरहला हमारा आता है, ये सारी मतलब कि टेस्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, वन पेपर के लिए भी और मतलब के अलावा वन पेपर के भी, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री ये दोनों हमें पढ़ने होते हैं। जैसे आपको पता है कि हम एमसीक्यू बुक्स को रट रहे होते हैं, आजकल टेस्ट इस तरह से नहीं आ रही क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इनको हमने डिटेल से पढ़ना होता है, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से पढ़ना होता है कि भाई कौन से कंट्रीज़ का किस कंट्री से बॉर्डर मिलता है, और कौन सी मतलब कि दुनिया की कौन सी चोटी कौन से कंट्री में है, ठीक है। जैसे अगर देखें श्रीलंका की मतलब कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, या इटली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस तरह से जो डिफरेंट कंट्री है, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, जिनमें से 6 कॉन्टिनेंट हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़ के। तो इस 6 कॉन्टिनेंट के जितने भी हमारे ना कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को हमने डिटेल में पढ़ना होता है, उनके फिजिकल फीचर्स और उनके पॉलिटिकल फीचर्स को सारों को पढ़ना होता है, ठीक है। स्ट्रेस को पढ़ना होता है, कौन सी स्टेट कौन से कंट्री को किससे अलग कर रही है, ठीक है। सीज़ को पढ़ना होता है, कौन सा सी कहाँ पे, मेडिटेरियन सी कहाँ पे, अटलांटिक ओशन जैसे हो गया, ये अटलांटिक ओशन कहाँ पे आता है, अमेरिका के कौन से मतलब के साइड पे अटलांटिक आता है, कौन सी साइड पे मतलब कि ये पैसिफिक आता है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़नी होते हैं। बेस, गल्फ, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई जैसे, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, जैसे आपको पता है कि शेक्सपियर हो गया, आप शेक्सपियर को सब जानते हैं कि शेक्सपियर इंग्लिश की मशहूर पर्सनैलिटी है, ठीक है। होगो शावेज हो गया या ची गवेरिया हो गया, इस तरह से ये दुनिया की पर्सनैलिटीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दुनिया में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वार्स चल रही हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जैसे आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है कश्मीर के ऊपर है, और दुनिया के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, अकार्ड होते हैं, जैसे डेविड कैंप अकार्ड हो गया, ठीक है, अब्राहम अकार्ड हो गया, इस तरह से ये दुनिया की ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी होती हैं, ठीक है। ये कोई इजी काम नहीं है, इनको आपने टाइम देना होता है, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्सेज से आपने इनको तैयार करना होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। इन डिटेल मतलब कि इंडिया का कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगता है, चाइना का कितने कंट्रीज से लगता है, रशिया का कितने कंट्रीज से बॉर्डर लगता है। आपको पता है कि रशिया और चाइना का 14 कंट्री से बॉर्डर लगता है, ठीक है। सेम इसी तरह वो कौन सा मुल्क है जिसका किसी कंट्री से बॉर्डर नहीं लगता, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इन चीज़ों को तैयार करना होता है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल। उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे सार्क या ब्रिक्स हो गई, ओपेक हो गई, ईसीओ, एससीओ, यूरोपियन यूनियन या कॉमनवेल्थ, और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएलओ वगैरह हो गई। इन सारों की हमने ना मतलब कि इनके हेड क्वार्टर्स को पढ़ना होता है, और इनके डेट ऑफ मतलब जिस डेट पे ये बनी है उसको पढ़ना होता है, और इसका पर्पज़ और इसकी मतलब कि समिट्स को भी पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये वन पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी अगर जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब वन पेपर में भी और दूसरी जो टेस्ट्स आती हैं उनमें भी ये बड़ा रोल अदा करता है इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ना चाहिए, 712 से लेके 1526 तक। फिर दूसरा मरहला है इसका 1526 से लेके, क्योंकि 1526 में बाबर आता है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होती है, लेके 1757 तक, ठीक है, जब ब्रिटिश स्टार्ट होती है, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की जंग होती है, ठीक है, 1757 में। फिर 1757 से लेके 1947 तक जब पाकिस्तान
आज़ाद होता है। यहाँ तक आपने अच्छी तरह से और इन डिटेल सारी मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन चीज़ों को आपने पढ़ना होता है, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी बनती है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर। अब आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है 1947 से समझो, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन इसे हम कहते हैं वैसे तो 1947 से लेकर 2023 तक जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। और करंट अफेयर में आपको नेशनल इश्यूज़ और इंटरनेशनल इश्यूज़ और नेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और डेवलपमेंट सारी तैयार करनी होती है, ठीक है। ये आपके वन पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है और बाकी दीगर जॉब्स जो है ना, उनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपकी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन को हिट करने के लिए आपने बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं साइंस में। साइंस ये एवरीडे साइंस और एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है कि ये मतलब कि प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह भी इसे हम एबिलिटी कहते हैं। मैथ्स, प्रोबेबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, ठीक है। एवरीडे साइंस आता है, ठीक है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। अब बायोलॉजी से जैसे सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स वगैरह हो गए, जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह, इनको इन डिटेल इनके सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और भी जितने मतलब कि बायोलॉजी में चीज़ें आती हैं। केमिस्ट्री हो गया, एटम बॉन्ड्स और बाकी की जो चीज़ें केमिस्ट्री रिलेट करती हैं, उनको भी हमने इन डिटेल पढ़ना होता है, जो एवरीडे मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। फिज़िक्स में आपको पता है कि यूनिट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है। और इनका जो इस्तेमाल है, यूनिट्स का आपको पता है कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं, SI यूनिट्स, MI, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी होती हैं। और जैसे गैलेक्सी हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ल्यूनर इक्लिप्स हो गया या सोलर इक्लिप्स हो गया, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ना होता है, ठीक है। ये एवरी साइंस का हिस्सा है, ठीक है। इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको साइंस के हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से डील भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है मैथ में। आपको पता है कि एबिलिटी, जनरल एनालिटिकल रीजनिंग होती है, बेसिक अर्थमेटिक होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह, कोडिंग, डी कोडिंग, एज के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर भी। आज आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर भी हर टेस्ट में आ रहा है। तो कंप्यूटर में आपने कंप्यूटर की जनरेशन्स को पढ़ना होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ना होता है, कंप्यूटर के फाउंडर जो हैं, और कंप्यूटर के फाउंडर मतलब हर जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ों की डेवलपमेंट आई है, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ना और तैयार करना होता है। कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़ और कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं, उनको भी हमने पढ़ना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, अगर आपने अच्छी जॉब हासिल करनी है, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामियत, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये हर टेस्ट में आते हैं, ठीक है बेटा। इस्लामिक हिस्ट्री तो आपको पता है 571 से लेके 632 तक आपने पढ़ना है। फिर 632 से लेके 1932 तक, जब ओटोमन एम्पायर टूटती है, तब तक आपने मतलब कि इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, अगर वन पेपर के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और खुलफाए राशिदीन का एरा आपने पढ़ना है, उमैया डायनेस्टी की, गवर्नमेंट अब्बासी की और ओटोमन एम्पायर को आपने पढ़ना है। फिर हम इस्लामियात में आते हैं। ये इस्लामियात आपके वन पेपर के अलावा जो टेस्ट हैं उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। नमाज, रोज़ा, ठीक है, नमाज हो गई और रोज़ा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गई, और बाकी के जो मतलब कि हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस्लामियात के हवाले से, जैसे गज़वात हो गई, सरियाज़ हो गई, तो उनको हमने पढ़ना होता है कि ज़कात का क्या मतलब कि मुतय्यन किया गया, कि मतलब कि ज़कात के मसारफिन वगैरह जो भी हो गए, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब किस तरह से गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने के लिए प्रिपरेशन की जाए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0313838366 पे, ठीक है। हमारे इंग्लिश के कोर्सेज़ भी चल रहे हैं और जीके का कोर्स भी चल रहा है प्रॉपर। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता करें, ठीक है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस पे नंबर पे हमसे और भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।